हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एस पीसेस किंगडम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कर रहे थे घटना चक्र आईडीएसटी मैगजीन को, जिसमें हमने नेशनल अफेयर्स यानी कि राष्ट्रीय परिदृश्य से रिलेटेड अब तक सारे के सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में बात करेंगे। यह हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड पहला लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात करेंगे। ठीक, मतलब आईआर के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा पहला न्यूज़ क्या है। तो जो सबसे पहला न्यूज़ है वो है भारत और सिंगापुर। ठीक है, तो बात है सितंबर 2024 की। कब? सितंबर 2024 की, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। ठीक, सिंगापुर का ऑफिशियल विजिट किया। किसके निमंत्रण पर? तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस ओंग के निमंत्रण पर सिंगापुर की ऑफिशियल विजिट की। ठीक, तो यह नरेंद्र मोदी की कौन सी यात्रा है? यह नरेंद्र मोदी की 5वीं सिंगापुर यात्रा है। ठीक, आगे देखते हैं। तो इस यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने 4 एमओयू पर हस्ताक्षर किए, यानी कि 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए। देखते हैं किसके किसके क्षेत्र में। तो डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक एमओयू साइन हुआ। जो दूसरा एमओयू था वो था शैक्षिक सहयोग और कौशल विकास यानी कि एजुकेशनल कोऑपरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक एमओयू साइन हुआ। और स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक एमओयू साइन हुआ। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एमओयू था वो भारत सिंगापुर अर्धचालक पर्यटन साझेदारी के रिस्पेक्ट में था। ठीक है, तो इंडिया सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप पे भी मतलब एक एमओयू साइन हुआ। ठीक है, आगे बात करें तो बात है 11 से 13 सितंबर 2023 की, जब इंडिया ने ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया नामक प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सिंगापुर की अर्धचालक कंपनियों को आमंत्रित किया था। ठीक है, तो सितंबर में क्या किया था भारत ने? सेमीकॉन इंडिया नामक एक प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सिंगापुर की जो भी अर्धचालक कंपनियां थी उनको इनविटेशन दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस यात्रा के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? तो उन्होंने सिंगापुर में भारत का पहला तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र यानी कि इंडियाज फर्स्ट तिरुवल्लुर कल्चरल सेंटर खोलने की घोषणा की। अब ये तिरुवल्लुर कौन है? तो ये एक तमिल पोएट हैं जिन्होंने एक काव्य की रचना किया। तो कौन से काव्य की रचना की? तिरुक्कुरल काव्य की रचना की। कौन से काव्य की रचना की? तिरुक्कुरल काव्य की रचना की। जो हमारा अगला न्यूज है वह है भारत ब्रुनई दारुस्सलाम। ठीक, तो बात है सितंबर 2024 की, फिर से, जब सुल्तान हाजी हसनल बोलिंकिया के निमंत्रण पर। ये कहाँ के सुल्तान है? ये सुल्तान है ब्रुनई के। तो ब्रुनई के सुल्तान कौन? हाजी हसनल बोलकिया के निमंत्रण पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनई की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। ठीक है, यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनई की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। ठीक, आगे बात करें तो इसी यात्रा के दौरान ब्रुनई में भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी परिषद चांसरी प्रीमाइसेस का उद्घाटन की घोषणा की गई। ठीक है, प्रधानमंत्री ने इस यात्रा के दौरान बांदर सेरी बेगवान में स्थित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी दौरा किया। ठीक है, बात करें उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद की, तो इसका जो नामांकन है, ये नामांकन ब्रुनई के 28वें सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन तृतीय के नाम पर किया गया था। ठीक है, इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच उपग्रह और प्रक्षेपण यानों यानी कि लॉन्च व्हीकल के लिए टेलीमेट्री ट्रैकिंग और टेली कमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग पर भी एक एमओयू हस्ताक्षरित हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने बांदर सेरी बेगवान और चेन्नई के बीच किसके बीच? बांदर सेरी बेगवान और चेन्नई के बीच डायरेक्ट फ्लाइट प्रारंभ करने की घोषणा की। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हमारा अगला न्यूज़ है वो है भारत और यूक्रेन से रिलेटेड। तो बात है अगस्त 2024 की, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। कहाँ पे? यूक्रेन की ऑफिशियल विजिट पर। तो अगस्त 2024 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की ऑफिशियल विजिट संपन्न की। ठीक है, बात करें
इस विजिट की, तो यह वर्ष 1992 में दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंधों जो डिप्लोमेटिक रिलेशन था उसके स्थापित होने के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे पूर्व 2024 में जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे? इटली के अपुलिया में। तो वहाँ पे इन दोनों नेताओं की ऑलरेडी मीटिंग आयोजित हो चुकी थी। ठीक, आगे बात करें तो 15 से 16 जून 2024 को स्विट्ज़रलैंड में एक शांति शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। कौन सा? तो यूक्रेन में शांति शिखर सम्मेलन, ठीक, आयोजित हुआ था। कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में। तो उसमें भारत ने क्या किया था? भारत ने भाग लिया था। ठीक, अब ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, इन्होंने जो यूक्रेन की यात्रा की वो कैसे की? तो एक ट्रेन के थ्रू की। सबसे पहले वो पोलैंड गए। उन्होंने पोलैंड से एक ट्रेन पकड़ी। कौन सी? रेल फोर्स 1 ट्रेन नामक एक ट्रेन पकड़ी, रेल फोर्स 1। इसकी सहायता से लगभग 10 घंटे की यात्रा के पश्चात वो कीव पहुँचे। तो अब बात आती है कि उन्होंने रेल से यात्रा क्यों की? क्योंकि रसिया और यूक्रेन में वार के कारण ये जो हवाई सेवाएं थी वो बंद थी, इसीलिए इन्होंने रेल का सहारा लिया कीव तक पहुंचने के लिए। तो मोदी ने कीव में ओएसिस ऑफ पीस पार्क में जो महात्मा गांधी की एक प्रतिमा है, वहाँ पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। ठीक, अब बात करें एमओयू की। इन दोनों देशों ने 4 एमओयू पर साइन किए, 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए। कौन कौन से देखते हैं? तो कृषि और खाद्य उद्योग के क्षेत्र में इन्होंने एक एमओयू साइन किया। दूसरे एमओयू की बात करें तो चिकित्सा उत्पादक विनिमय में भी इन्होंने एक एमओयू साइन किया, मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन के क्षेत्र में। आगे देखें तो उच्च प्रभाव वाली यानी कि हाई इम्पैक्ट वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए भी इन्होंने एक एमओयू साइन किया। ठीक है, आगे देखें तो इस यात्रा के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन को एक भीष्म क्यूब प्रदत्त किया। अब ये भीष्म क्यूब क्या है? ये भीष्म क्यूब्स है एक पोर्टेबल हॉस्पिटल। ठीक है, तो मोदी ने कहा जेलेंस्की को, आपके यहाँ वार चल रहा है तो आपको हम प्रदान करते हैं क्या? भीष्म क्यूब्स। ये क्या है? एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है जो कि त्वरित उपचार में मदद करता है। ठीक है, और ये बुनियादी शल्य चिकित्सा के लिए आवश्यक सर्जिकल इक्विपमेंट से युक्त है। ठीक, तो इसमें सर्जिकल इक्विपमेंट भी मिल जाएगा। और ये जो भीष्म क्यूब्स है ये सीमित मात्रा में स्वयं विद्युत एवं ऑक्सीजन उत्पन्न करने में सक्षम है। ठीक, तो ये विद्युत और ऑक्सीजन भी उत्पन्न कर सकता है। आगे देखें, ये जो भीष्म है, ठीक, ये आरोग्य मैत्री परियोजना का ही एक अंग है। अभी हम आरोग्य मैत्री परियोजना को देखेंगे कि क्या है ये। तो ये जो भीष्म है, अभी ये बात याद रखनी है कि ये आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत एक भीष्म जो है वो एक अंग है। ठीक है, आगे देखें तो विश्व के पहले स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल की इसे संज्ञा दी गई। किसे? भीष्म को। ये वर्ल्ड का फर्स्ट इंडिजीनियस पोर्टेबल हॉस्पिटल है। अगर एग्जाम में पूछे कि वर्ल्ड फर्स्ट इंडिजीनियस पोर्टेबल हॉस्पिटल कौन है तो वो भीष्म है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अगला हम आरोग्य मैत्री प्रोग्राम के बारे में चर्चा करते हैं। तो जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य मैत्री परियोजना का शुभारंभ किया था। ठीक है, यह एक मानवीय पहल है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है। ठीक है, जो वैश्विक स्वास्थ्य एवं आपदा राहत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, जो हमारा अगला न्यूज़ है वो भारत और पोलैंड से रिलेटेड है। ठीक, तो सबसे पहले मोदी कहाँ गए थे? पोलैंड ही गए थे, पोलैंड से रेल ली थी। ठीक है, तो 21 से 22 अगस्त 2024 को मोदी ने पोलैंड की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। विगत 45 वर्षों के दौरान किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा थी। ठीक, इससे पहले 1979 में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पोलैंड की यात्रा पे गए थे। ठीक है, अब देखते हैं इस यात्रा के दौरान क्या हुआ। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वारसा, जो कि पोलैंड की राजधानी है, वहाँ पे डोबरी महाराजा मेमोरियल पर एक श्रद्धांजलि अर्पित की। ठीक, डोबरी महाराजा मेमोरियल पर क्या की? श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये जो स्मारक है
ये वारसा में गुड महाराजा स्क्वायर पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? स्क्वायर ऑफ गुड महाराजा पर। ठीक है। यह स्मारक नवानगर, यह स्मारक स्थल कहाँ है? तो नवानगर के जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी जडेजा, थोड़ा बड़ा नाम है इनका, क्या नाम है? जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी जडेजा के प्रति पोलैंड के लोगों एवं सरकार के सम्मान और कृतज्ञता की याद दिलाता है। अब ये लोग, पोलैंड के लोग कृतज्ञ क्यों हैं इनके प्रति? क्योंकि बात है सेकेंड वर्ल्ड वार की, जब जाम साहब ने पोलैंड के लगभग 1000 बच्चों एवं महिलाओं को शरण प्रदान की थी, इसीलिए पोलैंड के लोग इनके प्रति कृतज्ञ हैं। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री ने इसी यात्रा के दौरान ही वारसा स्थित कोल्हापुर स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। ठीक है। अब ये जो कोल्हापुर स्मारक है, ये जो कोल्हापुर रियासत है, ये लोग भी सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान कोल्हापुर की रियासत द्वारा पोलैंड के लोगों के प्रति जो उदारता प्रदर्शित की गई थी, उन्हीं के सम्मान में कोल्हापुर स्मारक, ठीक है, बनाया हुआ है। तो उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? श्रद्धांजलि अर्पित की। ठीक है। आगे देखें तो इस यात्रा के दौरान वारसा में मोंटे कैसनो युद्ध स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। ठीक है। आगे देखते हैं। जाम साहब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, कौन? जाम साहब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम नामक नई पहल की घोषणा की गई। ठीक है। अब क्या है ये जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम? तो प्रतिवर्ष 20 पोलिश युवाओं को भारत में आमंत्रित किया जाना इसका उद्देश्य है। ठीक। इस पहल के तहत क्या होगा कि पर ईयर 20 पोलिश युवाओं को भारत में आमंत्रित किया जाएगा। आगे देखते हैं। जो हमारा अगला न्यूज़ है वो है भारत और मलेशिया से संबंधित। तो बात है अगस्त 2024 की। ठीक। जब मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। ठीक है। दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम, ये मलेशिया के कौन है? प्रधानमंत्री हैं। कुछ प्रमुख अनाउंसमेंट जो हुए थे उसके बारे में देखते हैं। तो बात है भारत सरकार ने मलेशिया को, किसको? मलेशिया को 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल देने की घोषणा की। ठीक। 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती। ठीक। आगे देखते हैं। आगे देखें तो मलेशिया जो है वो IBCA में शामिल होने का निर्णय लिया है। ठीक। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया है एज अ फाउंडिंग मेंबर, संस्थापक सदस्य के रूप में। ठीक है। और इस यात्रा के दौरान आयुर्वेदा चेयर की स्थापना की जाएगी। ठीक है। किसकी? आयुर्वेदा चेयर की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? मलेशिया में, ऐसी बात कही गई। आगे बात करें तो तिरुवल्लुर चेयर ऑफ इंडियन स्टडीज़ की स्थापना की जाएगी। मलाया विश्वविद्यालय मलेशिया में क्या किया जाएगा? भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुर पीठ की स्थापना की जाएगी और भारत मलेशिया डिजिटल परिषद की स्थापना की जाएगी। आगे देखें तो भारत मलेशिया स्टार्टअप गठबंधन के भी बारे में बात की गई, इंडिया मलेशिया स्टार्टअप अलायंस, जिसके तहत दोनों देशों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है। आगे देखें। भारत द्वारा अपने UPI, जो भारत का UPI है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, उसको मलेशिया के पेनेट के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, एकीकृत किया जाएगा। ठीक है। जो हमारा अगला न्यूज़ है वो है भारत और वियतनाम से रिलेटेड। तो बात है 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त 2024 की, जब वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन, वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है? फाम मिन चिन ने भारत की ऑफिशियल विजिट संपन्न की। ठीक है। तो दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने वियतनाम के नात त्रांग स्थित दूरसंचार विश्वविद्यालय, ठीक, नात त्रांग स्थित टेली कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का संयुक्त रूप से वर्चुअली उद्घाटन किया। ठीक है। आगे बात करें तो ये जो वियतनाम है ना, ये इंडिया का जो विकसित भारत 2047 है, ठीक, उसके तरह, ठीक, उसी के तहत एक अपने यहाँ वियतनाम 2045 नामक विजन को अपनाया। ठीक है। ठीक है। तो किसके तर्ज पे? जो विकसित भारत 2047 है उसी के तर्ज पे एक वियतनाम 2045 अपनाया गया। ठीक है। इनके मध्य जो MOU हुए वो कितने MOU पे साइन हुए? तो 9 MOU पर साइन हुए। कुछ देख लेते हैं। तो रक्षा खरीद के लिए, किसके लिए? रक्षा खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा वियतनाम सरकार को $300 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत जो है ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ। ठीक। तो $30 मिलियन की ऋण सहायता दी गई। ठीक।
लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का भी, ठीक है, उद्घाटन के लिए एक एमओयू पे हस्ताक्षर किए गए। आगे देखें, जो हमारा अगला न्यूज़ है वो है भारत और ऑस्ट्रिया से रिलेटेड। तो बात है जुलाई 2024 की, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया की ऑफिशियल विजिट की। ठीक है, यह किसके आमंत्रण पर किया? तो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर कौन है? कार्ल नेहमर, इनके निमंत्रण पर भारत ने ऑस्ट्रिया का विजिट किया। ठीक है, आगे देखें तो ये जो विजिट था, इसी के दौरान, ठीक, दोनों देशों के बीच नवाचार और उद्यमता को बढ़ाने के लिए फरवरी 2024 में भारत ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज को लॉन्च किया गया। किसे लॉन्च किया गया? इंडिया ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज को लॉन्च किया गया। अब ऑस्ट्रिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय, हेडक्वार्टर देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपको पता ही होगा, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया वीना। ठीक है, लेकिन इसमें ओपेक दिया नहीं गया है लगता है, तो और देख लेते हैं। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। यूनिडो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। UNODC यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम का मुख्यालय ऑस्ट्रिया वीना में। और OSCE ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रिया वीना में। ठीक है, आगे देखें, जो हमारा अगला न्यूज़ है वो है भारत और रसिया से रिलेटेड। तो जो रसिया के राष्ट्रपति हैं, कौन है? व्लादिमीर पुतिन। इनके निमंत्रण पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 से 9 जुलाई 2024 को मॉस्को, जो कि रसिया की राजधानी है, वहाँ की यात्रा संपन्न की। ठीक है, इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच 22th यानी कि 22वें इंडिया रसिया एनुअल समिट आयोजित किया गया। ठीक, इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगर बात करें 21वीं भारत रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन की, तो ये कहाँ पे हुई थी? ये नई दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? दिसंबर 2021 में। ठीक है, तो इससे पहले कब हुई थी? दिसंबर 2021 में। कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में। कौन सा था? 21। ठीक है, आगे देखते हैं। इन दोनों नेताओं ने इस विजिट के दौरान ये तय किया कि वर्ष 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को निर्धारित करने पर सहमत व्यक्त की। ठीक है, आगे देखें, जो हमारा अगला न्यूज़ है ये है चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारा से रिलेटेड। तो बात है वर्ष 2019 की, जब भारत और रशिया ने अपने संबंधित शहरों यानी चेन्नई और व्लादिवोस्टोक में स्थित जो पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह हैं, उनको आपस में संबद्ध करने की मंशा की घोषणा की थी। ठीक है, अब इसी के तहत एक चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारा बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखें, जो हमारा आगे का अगला जो मतलब पॉइंट है वो ये है कि प्रधानमंत्री की जो ये रूस की यात्रा थी, इसके तहत भारत और रशिया के बीच में जो MOU साइन हुए, वो टोटल 9 MOU साइन हुए। उनमें से कुछ देखते हैं। तो वर्ष 2024 से 29 की अवधि के लिए रशिया के सुदूर पूर्व यानी कि फार ईस्ट क्षेत्र में व्यापार, आर्थिक और निवेशी क्षेत्रों में सहयोग का कार्यक्रम पर एक MOU साइन हुआ। और क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन और निम्न कार्बन विकास के मुद्दे पर भी एक MOU साइन हुआ। और तो और कार्टोग्राफी यानी कि मानचित्र कला के सामान्य क्षेत्र में सहयोग पर भी एक MOU साइन हुआ। और पोलार रीजन में अनुसंधान और लॉजिस्टिक के सहयोग पर एक MOU साइन हुआ। प्रसारण के क्षेत्र में भी एक MOU साइन हुआ, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में एक MOU साइन हुआ। ठीक, और रूस का जो सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है? द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द अपोस्टल। ठीक, इससे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। तो रूस के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द अपोस्टल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। ठीक है, अब इसी यात्रा के दौरान ये बात की गई कि रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे। कहाँ पे? तो एक तो कजान में खुलेगा, दूसरा एकातेरिनबर्ग
वर्ग में खुलेगा, ठीक है, एकातेरिन वर्ग में, कजान और एकातेरिन वर्ग में खुलेगा। आगे देखें, जो हमारा अगला न्यूज है वो है भारत और ग्रीस से रिलेटेड। तो बात है फरवरी 2024 की, जब ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन, केरियाकोस मित्सोटाकिस ने भारत की राजकीय यात्रा संबंध की। कौन किया? किरियाकोस मित्सोटाकिस ने, ठीक है, ठीक है। अगर बात करें मित्सोटाकिस की, तो ये नई दिल्ली में जो 9वां रायसीना डायलॉग हुआ था, ठीक, 2024 में, उसके मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता यानी कि की नोट स्पीकर के रूप में ये शामिल हुए थे, ठीक है। इस जो रायसीना डायलॉग था उसका थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका थीम क्या था? इसका जो थीम है वो है चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कॉपरेट और क्रिएट, इसका जो है थीम था, ठीक है। आगे बात करें, इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा। किसके सहयोग से किया जाता है? तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से। आगे देखें तो प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा, ठीक है। अब ये जो ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं कौन है? किरियाकोस मित्सोटाकिस। इनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री ने 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राजकीय यात्रा को संपन्न किया। तो पिछले 40 वर्षों में ये किसी प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा थी, ठीक है। इससे पहले बात करें तो 1983 में हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी कौन थी? इंदिरा गांधी, आयरन लेडी। इन्होंने संपन्न किया था ग्रीस का यात्रा कब? 1983 में, ठीक है। आगे देखें तो 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राष्ट्रपति कौन? कैटरीना, अपनी वाली कैटरीना नहीं, ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सकेलारोपोउलोऊ। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। किससे सम्मानित किया? तो द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ठीक है। ये ग्रीस का सम्मान है, ठीक है, सर्वोच्च सम्मान है। तो प्रधानमंत्री मोदी हैं ये यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं, ठीक है। जो अगला न्यूज़ है वो है भारत और यूएई से रिलेटेड। तो बात करें तो फरवरी 2024 की, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई की आधिकारिक यात्रा संपन्न की थी। यह प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की 7वीं यात्रा थी। इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने क्या किया था कि वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में भाग लेने के लिए 30 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई की आधिकारिक यात्रा संपन्न की थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं अब इस यात्रा के दौरान जो एमओयू साइन हुए वो किस क्षेत्र में साइन हुए? एक तो द्विपक्षीय निवेश संधि हुई यानी कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई, और बात करें तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास पर एक एमओयू साइन हुआ। किसके विकास पर? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास पर। ये जो परिसर है ये लोथल गुजरात में निर्माणाधीन है, ठीक। यहाँ पे ये बिल्ट हो रहा है, कहाँ पे? लोथल गुजरात में, ठीक है। और त्वरित भुगतान के लिए यूपीआई और आनी कहाँ का है? यूएई का। यूपीआई आप जानते हैं भारत का है। इनके मध्य जो है एक इंटरलिंकिंग करने पर भी एक समझौता हुआ, ठीक है। आगे देखें तो इन्हीं के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कौन सा कार्यक्रम? अल्हान मोदी। जैसे हाउडी मोदी वैसे अल्हान मोदी। तो 13 फरवरी 2024 को, कब? 13 फरवरी 2024 को अबू धाबी यूएई स्थित जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में नरेंद्र मोदी के सम्मान में अल्हान मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ठीक है। इसी अवसर पर क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ने दुबई में सीबीएसई के एक क्षेत्रीय कार्यकाल का शुभारंभ शीघ्र ही प्रारंभ करने की घोषणा की, ठीक है। सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की एक क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ करने की घोषणा की, ठीक है, ठीक है। दुबई में भारत मार्ट का आभासी रूप से शिलान्यास भी किया गया। और यूएई की जो राष्ट्रपति हैं कौन? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। इन्होंने 9 से 10 जनवरी 2024 के मध्य गुजरात भारत की आधिकारिक यात्रा की, ठीक है। कब की थी? तो जनवरी 2024 में की थी।
ये जो है ये वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन यानी कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, आगे बात करें तो जो हमारा अगला न्यूज़ है वो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। तो बात है 12 से 14 फरवरी 2024 की, जब दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन हुआ था। तो ये कौन सा संस्करण था? तो 11वां संस्करण था। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी जो थीम थी वो थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट यानी कि भविष्य की सरकारों को आकार देना। इस सम्मेलन हेतु तुर्की, भारत और कतर को मुख्य अतिथि के रूप में घोषित किया गया था। किसे? तुर्की, भारत और कतर। तो भारत के साथ कौन है? तुर्की और कतर। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हमारा अगला न्यूज़ है वो है बाफ्स हिंदू मंदिर अबू धाबी। तो बात है फरवरी 2024 की, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में, ठीक, अबू धाबी जो कि यूएई में स्थित है, वहाँ पे बाफ्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। अब बाफ्स क्या है? बाफ्स मतलब बोचास नवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान। ठीक है, स्वामीनारायण संस्थान। ठीक, तो यह जो मंदिर है ये अबू धाबी में स्थित पहला हिंदू मंदिर है। ठीक, पहला हिंदू मंदिर है। और बात करें मिडिल ईस्ट की, तो मिडिल ईस्ट के संदर्भ में यह पहला पत्थर निर्मित पारंपरिक हिंदू मंदिर है यानी कि फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू स्टोन टेम्पल है। यह मंदिर किसको समर्पित है? तो यह मंदिर भगवान स्वामीनारायण को समर्पित है। ठीक है, स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना भगवान स्वामीनारायण द्वारा कहाँ पे की गई थी? तो गुजरात में की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हमारा अगला न्यूज़ है वह भारत और फ्रांस से रिलेटेड। तो बात है 25 से 26 जनवरी 2024 की, जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत की राजकीय यात्रा को संपन्न किया था। ठीक है, किसने? इमैनुअल मैक्रों ने। ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक, इन्होंने अपनी यात्रा का शुरुआत कहाँ से किया? तो इन्होंने जयपुर राजस्थान से इस यात्रा का शुरुआत किया। ठीक है, इस यात्रा के दौरान इन्होंने आमेर किला, जंतर मंतर और हवा महल का भ्रमण किया। ठीक है, यहाँ पे घूमने के बाद ये 26 जनवरी 2024 को, कब? 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने भाग लिया। ठीक है, तो 26 जनवरी 2024 के जो मुख्य अतिथि थे, जो चीफ गेस्ट थे, वो कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, अब तक सर्वाधिक 6 बार कोई फ्रांसीसी नेता ही भारत का गणतंत्र दिवस के अवसर पर चीफ गेस्ट रहा है। ठीक है, तो बात करें पहला कौन था, तो उसकी तो जैक्स सिराक। कौन? जैक्स सिराक 1976, ये फ्रांस के थे प्रधानमंत्री। इन्होंने भाग लिया था 1976 में। ठीक है, इस यात्रा के दौरान क्या हुआ? तो वर्ष 2026 को, किसको? वर्ष 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित किया गया। ठीक है, और फ्रांस के एल्फेल टावर में, कहाँ पे? एल्फेल टावर में भारत के यूपीआई का संचालन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई। तो फरवरी 2024 की बात है, जब पेरिस स्थित एल्फेल टावर से यूपीआई की औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। ठीक, यूपीआई को ऑफिशियल रूप से लॉन्च किया गया कब? फरवरी 2024 में पेरिस स्थित एल्फेल टावर से। ठीक है, आगे बात करें तो भारतीय यूपीआई को स्वीकार करने वाला फ्रांस प्रथम यूरोपीय देश है। मतलब इससे पहले कोई भी देश भारतीय यूपीआई को, कोई भी देश का मतलब कोई भी यूरोपियन देश भारतीय यूपीआई को शामिल नहीं किया था। बट ये जो फ्रांस है ये पहला यूरोपीय देश बना जो कि भारतीय यूपीआई को शामिल किया। ठीक है, आगे बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के स्टारसी कार्यक्रम के अंतर्गत सेनेगल को, किसको? सेनेगल। ठीक है, सेनेगल में एक सौर अकादमी की स्थापना की गई। ठीक, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के स्टारसी कार्यक्रम के अंतर्गत सेनेगल में क्या किया गया? एक सौर अकादमी यानी सोलर अकादमी की स्थापना की घोषणा की गई। ठीक है, मुख्य भूमि फ्रांस यानी कि मेनलैंड फ्रांस में स्थित क्या? मार्से में महावाणिज्यिक दूतावास। ठीक, जबकि हैदराबाद में फ्रांस के ब्यूरो डी फ्रांस की स्थापना की घोषणा की गई। तो हैदराबाद में क्या, किसकी घोषणा? ब्यूरो डी फ्रांस। ठीक है, और मार्से, ठीक, मार्से फ्रांस में क्या? महावाणिज्यिक दूतावास की घोषणा की गई। ठीक है, फ्रांस के मान्यता प्राप्त संस्थानों विश्वविद्यालयों में
स्नातकोत्तर एवं उससे ऊपर की डिग्री प्राप्त करने वाले भारतीयों के लिए 5 वर्ष की अवधि की, किसकी 5 वर्ष की अवधि की एक वीज़ा संचालन की घोषणा की गई। वो वीज़ा क्या होगी? तो शेंगेन वीज़ा योजना, ठीक, शेंगेन वीज़ा योजना के संचालन करने की घोषणा की गई। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हमारा अगला न्यूज है वो है H-125 हेलीकॉप्टर से संबंधित एक MOU। ठीक है, इसी यात्रा के दौरान भारत ने H-125 हेलीकॉप्टरों के लिए एक असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए TASL यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस के बीच, किसके बीच? TASL और एयरबस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, बात करें इसकी तो यह निजी क्षेत्र में भारत की पहली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन होगी। ठीक है, इससे पूर्व वडोदरा गुजरात में C-295 सैन्य विमान विनिर्माण सुविधा की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखें तो H-125 जो हेलीकॉप्टर है ये माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला एकमात्र ओनली, ठीक है, हेलीकॉप्टर है। ठीक है, आगे देखें जो हमारा अगला न्यूज है वह भारत और ओमान से रिलेटेड। तो भारत के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने, किसने? ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने पहली राजकीय यात्रा संपन्न की। ठीक है, आगे देखें तो भारत सरकार द्वारा सुल्तान काबूस को वर्ष 2019 के लिए मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद गांधी पीस प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा वर्ष 2021 में की गई थी। ठीक है, ओमान उन 9 देशों में से एक है जिन्हें भारत ने अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान G20 शिखर समिट 2023 में भाग लेने हेतु अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस यात्रा के दौरान भविष्य के लिए साझेदारी यानी कि ए पार्टनरशिप फॉर फ्यूचर के शीर्षक से एक संयुक्त विजन दस्तावेज अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट किया गया। ठीक है, यात्रा के अवसर पर भारत ओमान संयुक्त स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। आगे देखते हैं। इस डाक टिकट पर भारत और ओमान के जो लोक नृत्य हैं, ठीक है, जो लोक नृत्य हैं उनको दर्शाया गया, जैसे डांडिया रास और अल रजा को दर्शाया गया है। ठीक, डांडिया रास कहाँ का है? भारत, और अल रजा ओमान का। साथ ही डाक टिकट की पृष्ठभूमि में हवा महल, ठीक, जयपुर का हवा महल और निजवा किला जो कि ओमान का है उससे प्रदर्शित किया गया है। जो हमारा अगला न्यूज है वह भारत और तंजानिया से रिलेटेड। तो राष्ट्रपति मुर्मू के निमंत्रण पर तंजानिया की राष्ट्रपति, कहाँ की राष्ट्रपति? तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने 8 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। बात करें सामिया सुलूहु हसन की तो ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति हैं इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो सामिया सुलूहु हसन। इनकी ये भारत की पहली यात्रा थी। ठीक है, आगे बात करें तो भारत और तंजानिया के मध्य रक्षा सहयोग हेतु एक 5 वर्षीय रोड मैप पर सहमत बनी। ठीक, वर्ष 2023 से 27 यानी कि 4 सालों की अवधि के लिए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, आगे बात करें तो फरवरी 2024 में, कब? फरवरी 2024 में सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में तंजानिया भागीदार देश के रूप में, ठीक, शामिल था। ठीक, भागीदार देश के रूप में शामिल था किसमें? सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में। और तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने की घोषणा की। ठीक, और तंजानिया ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने की घोषणा की। ठीक, और अगर बात करें तो तंजानिया की जो राष्ट्रपति हैं इनको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU, ठीक, JNU नई दिल्ली ने क्या किया कि तंजानिया के जो राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूहु हसन, इनको डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक, कल हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से रिलेटेड
अगला लेक्चर करेंगे। धन्यवाद।